Hello class 12 students, welcome to the Dabhan Learner. So we come up with the next part of the principles of scientific management. So आज नहीं हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कर लिए थे। आज हमें स्पेसिफिकली जिस पे फोकस है करना है वो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आज हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे और दीज टेक्निक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो इसमें जो है कौन सा टेलर उसने 7 टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट दी है, जिसमें से टुडे वी विल डिस्कस 4 टेक्निक्स अच्छे से। सो पहली जो टेक्निक है वो है फंक्शनल फॉरमैनशिप। ये टेक्निक क्या कहती है? सिंस ऑल दी क्वालिटीज़, ऑल लिखा है, ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ फॉरमैन could not be found in a single person as Taylor proposed 8 specialists। अब अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से याद हो और आपको मैंने बताया था कि जो फॉरमैन होता है वो होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट से। लोअर लेवल मैनेजमेंट मतलब जो वर्कर्स के जस्ट अबव लेवल पे काम करता है, तो ये लोअर लेवल मैनेजर होता है। इसके साथ सुपरवाइजर्स वगैरह वो सब होते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स। तो ये जो तो अब एक बात बताओ, टॉप मैनेजमेंट छोड़ के, मिडिल मैनेजमेंट छोड़ के, जो टेलर है इसने स्पेसिफिकली प्रिंसिपल फॉरमैन पर ही क्यों बना दिए? क्योंकि जो टेलर है वो फोकस करता है फैक्ट्री पर, फैक्ट्री प्रिंसिपल्स पर मेनली वो फोकस करता है, वो वर्कर्स पे ही फोकस करता है। ये अभी हम जब डिफरेंस करेंगे ना हेनरी फेयोल और टेलर पे, तो हमें पता चलेगा कि जो टेलर है वो सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स पे ही ज़्यादा ध्यान देता है। लाइक जो हेनरी फेयोल है उसके प्रिंसिपल्स तो जनरल है, जनरल मैनेजमेंट पे, लेकिन इसके साइंटिफिक मैनेजमेंट पे बेस्ड है, प्लस ये फैक्ट्री वर्कर्स पे भी ध्यान देता है। लाइक इसका प्रिंसिपल उसी पे फोकस करते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे कह रहा है कि जो फॉरमैन में जितनी भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सारी एक सिंगल पर्सन में नहीं मिल सकती। लाइक बहुत क्वालिटीज़ चाहिए, ये आप बुक में पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। इंटेलिजेंस चाहिए, इवन वर्कर्स के साथ काम करना है तो लाइक थोड़ा क्या कहते हैं उसे फिट बंदा भी चाहिए कि हैवी चीज़ें भी उठा सके, क्योंकि वर्कर्स का तो काम ही यही होता है एक जगह से उठा के चीज़ दूसरी जगह रखना, शिफ्टिंग बहुत करनी पड़ती है। तो इसके साथ साथ लोअर लेवल मैनेजर्स को भी हेल्प करनी पड़ती है, और वो लोअर लेवल मैनेजर्स थोड़े हट्टे कट्टे होंगे या फिट होंगे, हेल्दी होंगे, तो दे कैन ईजिली वर्क विथ फुल एफिशिएंसी। तो इसलिए बहुत सारी क्वालिटीज़ चाहिए फॉरमैन के लिए जो एक बंदे में तो नहीं मिल सकती। इसके लिए 8 स्पेशलिस्ट टेलर ने बताए हैं कि फॉरमैन के अंदर सारी क्वालिटीज़ नहीं हो सकती, तो इसलिए 8 स्पेशलिस्ट रखो, हर एक काम के लिए एक एक स्पेशलिस्ट, ताकि फॉरमैन का काम ईजीली हो जाए। ईच स्पेशलिस्ट इज़ टू बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज या हर क्वालिटीज़। उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से हर एक स्पेशलिस्ट को काम असाइन करो। देयर फॉर फंक्शनल फॉरमैनशिप एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन एट शॉप फ्लोर बाय पुटिंग, ये पुटिंग है, बाय पुटिंग अ वर्कर अंडर 8 स्पेशलिस्ट फॉरमैन। हेयर प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन। देखो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि फंक्शनल फॉरमैनशिप टेक्निक ये कहती है कि जो हम सुपरवाइज़ करते हैं ना, वर्कर्स का काम देखते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको भी पता है देयर आर, एक वर्कर तो होता नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री में, ठीक है। अब उस हर एक वर्कर पे ध्यान देने के लिए अगर मैं 8 स्पेशलिस्ट खड़े कर दूँ, 8 स्पेशलिस्ट ऐसे करके बहुत सारे स्पेशलिस्ट अगर मैं खड़े कर दूं, और इतने ही, और इससे तो कहीं ज़्यादा वर्कर्स भी होंगे, है ना, और ये सारे वर्कर्स हैं, तो हर एक वर्कर पर लाइक 100 वर्कर्स हैं मान लो, तो 100 वर्कर्स पे एक स्पेशलिस्ट ध्यान देगा तो अच्छे से किस पे सुपरवाइज कर नहीं पाएगा। लेकिन अगर यहाँ वहीं पे 8 वर्कर होंगे तो ये 8 बंदों को संभाल लेगा, ये 8 बंदों को संभाल लेगा, ये 8 वर्कर्स को संभाल लेगा। ऐसे अगर 8 8 5 5 इतने भी जैसा भी डिवाइड करेंगे वो लोग, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इजीली सुपरवाइज कर पाएंगे, ये इजीली अपने वर्कर्स को इवैल्यूएट कर पाएंगे, उनकी गलतियाँ बता पाएंगे, उन्हें चेक कर पाएंगे कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। वरना एक वर्कर होगा वो सिर्फ 50 वर्कर पर ध्यान दे पाएगा, बाकी 50 क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे वो अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगा। वो पूरे दिन मेहनत कर लेंगे, रात को वो अपना काम आके दिखाएंगे, मैनेजर बोल देगा अरे ये तो ऐसे करना ही नहीं था, पूरे दिन तुमने क्या बकवास करी है।
क्या किस बात का पसीना बहाया, कुछ किया ही नहीं तुमने तो ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। इसलिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं कि जो वर्कर है उसकी मेहनत वेस्ट ना जाए, उसके एफर्ट्स वेस्ट ना जाए, उसका काम सही निकले, उसको अच्छे से सुपरवाइज़ करे, इवैल्यूएट करे, गलतियाँ बताए, ऐसे ऐसे सब सारी चीज़ें। और शॉप फ्लोर का मतलब यहाँ पर है फैक्ट्री, फैक्ट्री को ही शॉप फ्लोर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, शॉप फ्लोर को ही फैक्ट्री कहते हैं, आई सेड दैट। तो वो ये कह रहा है कि क्वालिटी ऑफ सुपरविजन बढ़ जाएगी फैक्ट्री में अगर एक वर्कर को 8 स्पेशलिस्ट फॉर्ममैन पे रखोगे। हेयर प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन, यहाँ पे प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अलग अलग होते हैं, साथ में नहीं होते। अब यहाँ पे देखो, ये एक और अच्छे से टेबल या डायग्राम कह लो, अभी बताऊंगा मैं। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। अगर हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल तुम्हें याद हो तो ये डिवीजन ऑफ वर्क का ही प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता था, जिसको जो आता है उसमें वो काम बांट दो। एक बंदा मार्केटिंग में स्पेशलाइज है, उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दो, फेंक दो या असाइन कर दो, जो बोलना चाहो आप जैसी लैंग्वेज में, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट में कोई क्या कहते हैं स्पेशलाइज करता हो तो उसे उस डिपार्टमेंट में डाल दो, फाइनेंस डिपार्टमेंट में है उसमें डाल दो, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट में है उसमें असाइन कर दो, ठीक है। तो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, मतलब जो जिसमें स्पेशलाइज करते हैं उस डिपार्टमेंट में से डाल दो। दिस इज अपोज टू यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल ऑफ फ्योल। वो ये कह रहा है कि ये यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल ऑफ फ्योल के ओपोजिट है। यूनिटी ऑफ कमांड, अगर आपने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल याद हो तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है देयर शुड बी ओनली वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी सबऑर्डिनेट। हर एक सबऑर्डिनेट के लिए एक ही बॉस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वर्कर्स के लिए, हर एक वर्कर के लिए यहाँ पे 8 स्पेशलिस्ट हैं, ऐसे ऐसे करके 8 स्पेशलिस्ट हैं। तो जहाँ पे सिर्फ एक बॉस होना था वहाँ पे 8 बॉस हैं, तो यूनिटी ऑफ कमांड फेल नहीं हो रहा, बुरी तरीके से फेल हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि ऐसा कौन सी टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट या टेलर की ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें यूनिटी ऑफ कमांड फेल कर रहा है। सो डैट इज़ फंक्शनल फॉरमैनशिप। अब यहाँ पे देखो, फैक्ट्री मैनेजर, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के भी 4 सब हेड है और प्रोडक्शन इंचार्ज के भी 4 सब हेड है। प्लानिंग इंचार्ज के इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन इंचार्ज के 4 क्या कहते हैं सब हेड हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। तो ये सारे वर्क हैं, ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो हर एक फॉरमैन में होनी चाहिए। ये देख रहे हो 8 हैं, 1 2 3 4 5 8 है ना क्वालिटीज़। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं या ये सारे काम हैं जो हम फॉरमैन में ढूंढते हैं, और ये सारे वर्कर के साथ ये सारे फॉरमैन कनेक्टेड रहते हैं, स्पेशलिस्ट कनेक्टेड रहते हैं। वैसे तो ये मेरे नोट्स में ही मेंशन नहीं है, बट कई बार 1 मार्क में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है ये क्या होता है, रूट क्लर्क क्या होता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि इनका क्या काम होता है। इन्हें या तो नोट्स में मेंशन कर लेना अपने या अलग से लिख लेना, वैसे ये जस्ट 1 मार्कर पॉइंटर्स में आ सकता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का देखो काम ये होता है, ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शंस। 1 सेकेंड, आई होप अब पेन विजिबल है थोड़ा। ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शंस टू वर्कर्स, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस एक ड्राफ्ट करके दो कि वर्कर्स को करना क्या क्या है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस उन्हें ध्यान में रखने हैं काम करते वक्त, ठीक है। क्योंकि हर एक वर्कर का डिफरेंट काम है ना, क्योंकि असाइन कर रखी है उन्हें हर एक जॉब, तो उस जॉब को समझाना, उसके क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, प्रॉज एंड कॉन, सब कुछ बताना, ये सब काम इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का होता है। रूट का क्लर्क का काम होता है जो एक रूट ऑफ प्रोडक्शन को स्पेसिफाई करता है। रूट ऑफ प्रोडक्शन, रूट ऑफ प्रोडक्शन मतलब, रूट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है एक सीक्वेंस, जो कि इस सीक्वेंस के बाद ये करना है, फिर ये करना है। एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है ना, कि
इस प्रोसेस के बाद हमें ये स्टेज पे आना है, इस प्रोसेस के बाद हमें ये स्टेज पे आना है। तो ऐसे ही एक प्रोडक्शन का रूट होता है कि इसके बाद हमें ये चीज़ फॉलो करनी है, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, ऐसे। तो ये जो रूट ऑफ प्रोडक्शन है ये रूट क्लर्क स्पेसिफाई करता है। देन आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम ये होता है कि उसे टाइम और कॉस्ट डिटरमाइन करना होता है हर एक वर्कर का, कि उसे काम करने में कितना टाइम लग रहा है और उस काम को करने के लिए उसे कितनी कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है, कितनी कॉस्ट उठानी पड़ रही है। तो ये सब काम होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। नेक्स्ट है डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन होता है टू इंश्योर डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि इसका मतलब यही है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन रहे। ठीक है, तो ये थे हमारे प्लानिंग इंचार्ज के 4 सब है, 4 क्वालिटीज़ या 4 वर्क। अब हम करेंगे प्रोडक्शन इंचार्ज के 4 क्वालिटीज़ या 4 वर्क, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, और ये स्पीड बॉस क्या काम करता है, गैंग बॉस क्या काम करता है, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, अब हम ये डिस्कस करेंगे। स्पीड बॉस का काम होता है कि इंश्योर करना कि वर्क जो है वो टाइमली डन हो जाए। ये ऐसा ना हो कि वर्कर्स अपना वर्किंग आवर्स में गप्पे मार रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं टाइम। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यही स्पीड बॉस का काम होता है। नाउ गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम ये होता है कि इंश्योर करना कि जो भी मटेरियल है वर्कर्स को चाहिए जो काम करने के लिए, वो अवेलेबल हो ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जल्द से जल्द काम शुरू हो सके, किसी भी तरीके का टाइम वेस्ट ना हो। तो रिपेयर बॉस का काम होता है कि इंश्योरिंग मशीन्स एंड टूल्स आर इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में वो मशीन्स और टूल्स, इस बात को इंश्योर करना। और इंस्पेक्टर का काम होता है एज द नेम सजेस्ट कि काम को इंस्पेक्ट करना कि ढंग से काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं इंश्योर करना एंड ऑल। तो ये सब काम होता है। और ये वर्कर्स के ऊपर ये 8 तरीके के बॉस होते हैं, सुपीरियर होते हैं, आप जो कहना चाहो। ठीक है, सेकेंड टेक्निक है मेथड स्टडी। The objective of method study is to find out one best way या method of doing a job। हर एक जॉब को करने के लिए एक बेस्ट मेथड या बेस्ट वे होती है, तो उसे फाइंड आउट करना ही मेथड स्टडी में आता है। मेथड स्टडी का एम ये होता है कि हम एक बेस्ट मेथड ढूंढ लें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन करने के लिए। It helps to minimize the cost of production and maximize the quality and satisfaction of the customer। वो ये कह रहा है कि आप इससे क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितनी भी कॉस्ट इंकर हो रही है आपको अपना प्रोडक्ट बनाने में, वो मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, और जो आपकी क्वालिटी है और सेटिस्फैक्शन है कस्टमर की, वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। क्योंकि बेस्ट मेथड का मतलब ही क्या होता है, बेस्ट मेथड का मतलब ही ये होता है कि आपको बनाने में, यानी कि आपकी कॉस्ट जो है वो कम लगे, लेकिन आपका जो बेनिफिट या प्रॉफिट हो वो ज़्यादा हो। क्योंकि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए, तो वो तो ज़्यादा होना ही चाहिए। और जो कॉस्ट है वो कम होगी तो हमारे लिए ही बेटर है। तो वो यही कह रहा है कि अगर आप एक बेस्ट मेथड ढूंढ लो तो इसका यही फ़ायदा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज हो जाएगी, क्वालिटी और सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगी। राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर, एवरी एक्टिविटी इज़ अ पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। और प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से लेके जब तक फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में नहीं पहुंच जाता ना, या कस्टमर तक डिलीवर नहीं हो जाता, हर एक एक्टिविटी जो भी रास्ते में आती है वो सारी मेथड स्टडी का पार्ट है। टेलर एडवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी। टेलर ने एक कॉन्सेप्ट भी क्या कहते हैं डिवाइस किया था, एडवाइस किया था असेंबली लाइन का। असेंबली लाइन ये कहता है कि आपको अपनी प्रोडक्शन करने से पहले सारे जो रिसोर्सेज है वो असेंबल करने हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी दे रखा है, लाइक फॉर प्रोडक्शन ऑफ शूज़ देयर कैन बी लेबर इंटेंसिव मेथड एंड मशीन इंटेंसिव मेथड। लेबर इंटेंसिव मेथड भी हो सकते हैं शूज़ के प्रोडक्शन के लिए यूज़, और मशीन इंटेंसिव मेथड भी यूज़ हो सकता है। मैनेजमेंट मस्ट इवैल्यूएट बोथ द मेथड्स एंड कंपेयर देम विद अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। और दोनों मेथड्स को इवैल्यूएट करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास, हम किन किन रिसोर्सेज को असेंबल कर सकते हैं। और द मेथड विच इन्वॉल्व्स मिनिमम कॉस्ट एंड गिव्स मैक्सिमम बेनिफिट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। कई बार क्या होता है, हम जिन रिसोर्सेज को क्या कहते हैं यूज़ करना चाहते हैं वो बहुत महंगे निकलते हैं। ठीक है, और वो ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं हो पाते, लाइक बहुत दूर से आते हैं। लाइक अगर आज ख़त्म हो गए हैं तो मेरे को पिछले 2 दिन पहले ही ऑर्डर दे देना चाहिए था। तो इससे क्या होगा, अगर आज ख़त्म हुआ और मैंने ऑर्डर नहीं दिया तो मेरे को बाकी 2 दिन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन बाद फिर वो नए रिसोर्सेज आएंगे, तो मेरे 2 दिन का काम तो ठप पड़ गया ना। अब
ऐसे रिसोर्सेज का क्या फ़ायदा जो काम ठप कर दे। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज को लाओ जो सही टाइम पे अवेलेबल हो। लाइक मैंने आज ऑर्डर दिया तो 2 घंटे में आ भी जाए, तो मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ज़्यादा काम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो हमें उन मेथड्स को लाइक इवैल्यूएट करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए कौन कौन से रिसोर्सेज जल्दी अवेलेबल हैं, मिनिमम कॉस्ट किस में लग रही है, बेनिफिट किस में ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो भी मेथड ऐसा होगा जिसमें मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम बेनिफिट और रिसोर्सेज भी सही टाइम पे अवेलेबल हों, इस मेथड को कहेंगे बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो आई होप आपको मेथड स्टडी समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली आंसर दैट। ओके, और आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो मोशन स्टडी एंड आफ्टर दैट टाइम स्टडी वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Okay, this is all for today. And if you liked my lecture, please like, comment, share and subscribe my channel. Hit the bell icon so you will get notified every time. And follow me on Instagram as I have put the link in the description box. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.